सदन के दूसरे दिन बजट सत्र पर चर्चा। प्रश्नकाल में विपक्ष ने उठाए कई सवाल। परिवहन मंत्री और खाद्य मंत्री ने दिए विपक्ष के सवालों के जवाब। धूमधाम से मनाया जा रहा है नीम करोली बाबा का स्थापना दिवस। भक्तों की भारी भीड़, देश के कई हिस्सों से आए भक्त। प्लास्टिक उन्मूलन के लिए केदारनाथ में जिला प्रशासन की अनूठी पहल। पैदल मार्ग से खाली प्लास्टिक की बोतल लाने वाले को दिए जा रहे हैं 10 रुपए। कपाट खुलने के बाद से अभी तक एकत्रित की गई 3000 खाली बोतलें। गदरपुर में ब्लड मैन संदीप चावला ने प्रशासन को नींद से जगाने के लिए खून से लिखा पत्र। कहा, प्रशासन गदरपुर में ब्लड बैंक की मांग को करे पूरा। और लोहाघाट में टला बड़ा हादसा। विशाल पेड़ गिरने से स्कूल का भवन क्षतिग्रस्त। स्कूल में लगे पेड़ों के निस्तारण की लोगों ने उठाई मांग। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। उत्तराखंड का बजट आ चुका है। बजट को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बजट उत्तराखंड के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। सरकार के वादों को पूरा करने में मददगार साबित होगा। विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन सरकार ने 65,500 करोड़ का बजट पेश किया। तो आज विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है। पहले दिन सरकार ने बजट पेश कर दिया। 65,500 करोड़ का यह बजट है जो कि प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा, यह कहना है पुष्कर सिंह धामी का। तो आपको बताएं, प्रश्नकाल में विपक्ष के सवालों के जवाब सदन में सरकार ने दिए हैं। जो सवाल लगाए गए थे, प्रश्न लगाए गए थे, उनके जवाब सदन में सरकार की तरफ से दिए गए हैं। और ये बजट प्रदेश के विकास का बजट, प्रदेश की जनता के हित का बजट, जन कल्याणकारी योजनाओं को साकार करने का बजट। जन कल्याण की योजनाएं जनता तक इस बजट के जरिए पहुंचाई जाएगी। अलग अलग विभागों में ये बजट जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई विभागों के बजट बढ़ाए भी गए हैं और कई विभागों के बजट में कटौती भी की गई है। तो सरकार ने जो वादे जनता से किए थे, उन वादों को पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि इस बजट के जरिए जन कल्याणकारी योजनाओं और वादों को पूरा किया जाएगा। तो विधानसभा का बजट सत्र जो कि पहले दिन काफी हंगामेदार रहा, आज भी विपक्ष ने अपने सवालों को लेकर जमकर हंगामा मचाया। सरकार पर कई आरोप लगाए और इस पूरे बजट को खोखला बताया है विपक्ष ने। तो उत्तराखंड विधानसभा सत्र का ये दूसरा दिन है और आज ही के दिन आपको बता दें कि प्रश्नकाल के दौरान सरकार ने विपक्ष के सवालों के जवाब दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि इस बजट से जनहित की जो योजनाएं चलाई जा रही है उनको जनता तक पहुंचाया जाएगा। जो वादे हमने पूरे किए और जो वादे अधूरे रह गए हैं उनको भी इस बजट के जरिए पूरा किया जाएगा। वादों को पूरा करने में काफ़ी मदद इस बजट से मिलेगी। एक तरह से मील का पत्थर ये बजट साबित होगा। पुष्कर सिंह धामी जो कि
मुख्यमंत्री हैं राज्य के और विधानसभा सत्र के पहले दिन ये बजट पेश किया गया है। 65,500 करोड़ का ये बजट, जिसको उन्होंने मील का पत्थर बताया है और जो वादे पूरे किए गए थे इस बजट के जरिए उन्हें पूरा करने में मदद मिलेगी। और इसी खबर पर हमारे साथ प्रिंसिपल कॉरेस्पोंडेंट कैलाश बिष्ट जुड़ चुके हैं। कैलाश जी, बजट सत्र का आज दूसरा दिन है और बजट सत्र के दूसरे दिन शुरुआती दौर में ही विपक्ष ने सरकार पर कई आरोप लगाए। जो बजट सरकार ने पेश किया 65,500 करोड़ का, सरकार बता रही है कि ये जनता के हित का बजट है और जो वादे हमने जनता से किए थे उन वादों को इस बजट के जरिए पूरा किया जाएगा। एक तरह से मील का पत्थर साबित होगा ये बजट। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री साफ तौर पर कह चुके हैं कि ये जो बजट है ये मील का पत्थर साबित होगा। और जिस तरीके से बात करें आज जो परिवहन विभाग है और खाद्य विभाग है, इन दोनों ही विभागों से जुड़े आज कई सवाल आज सदन में रखे गए थे। जो जब क्वेश्चन आवर हुआ तो क्वेश्चन आवर के दौरान यहाँ पर जो प्रतिपक्ष हैं, प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा आज कई तरह के सवाल पूछे गए। पक्ष के भी कुछ विधायक थे जिनके आज सवाल थे, उन तमाम सवालों का जवाब आज दिया गया दोनों ही मंत्रियों द्वारा। और इस बजट की अगर हम बात करें तो इस बजट को लेकर सरकार साफ तौर पर ये कह चुकी है कि हर चीज का ध्यान रखने की पूरी कोशिश इस बजट में की जा रही है। और जब बजट पे चर्चा पूरी हो जाएगी उसके बाद ही जितने भी तमाम विभाग हैं उन विभागों को विभागावार बजट आवंटित किया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये माना जाए कि ये बजट मुफीद बजट है सरकार के लिहाज से। और अब जिस तरीके से अभी भी लगातार चर्चा चल रही है तो कई तरह की यहाँ पर कोशिश सरकार की यही रहेगी कि कोई भी जो महत्वपूर्ण योजना है इस बजट से छूट ना पाए। जो प्रश्न लगाए गए किस तरह के प्रश्न थे और कितना संतुष्ट विपक्ष हो पाया है उन प्रश्नों के जवाब से? देखिए, कई तरह के सवाल यहाँ पर उठाए गए हैं, सवाल पुटअप यहाँ पर किए गए थे विधायकों द्वारा। और उसमें चाहे वो निर्माण क्षेत्र से जुड़े यहाँ पर सवाल हों, सिंचाई से जुड़े सवाल हों, पर्यटन से जुड़े सवाल हों, तो कई हर तरह के सवाल यहाँ पर विपक्ष द्वारा उठाए गए थे। पता जी बिल्कुल। चलिए कैलाश जी, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए आपका। और बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व विधायक रामप्रसाद टमटा को श्रद्धांजलि दी गई है। उत्तर प्रदेश में भी टमटा विधायक रह चुके हैं, मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। तो बड़ी खबर आपको बताएं, देहरादून से स्वर्गीय पूर्व विधायक रामप्रसाद टमटा को श्रद्धांजलि दी गई है। सदन में शोक संदेश पढ़ा गया है। परिवहन मंत्री ने भी श्रद्धांजलि दी है। परिवहन मंत्री और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का सीएम से निवेदन की रामप्रसाद टमटा के स्कूल को वित्तीय सहायता देने के लिए भी उन्होंने निवेदन किया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, परिवहन मंत्री और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने सीएम से निवेदन किया है कि रामप्रसाद टमटा के स्कूल के लिए जो वित्तीय सहायता है उसको दिया जाए। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र शुरू हो चुका है। सरकार ने राज्य का बजट भी पेश कर दिया है। इस बार उत्तराखंड का बजट करीब 65,500 करोड़ का पेश किया गया। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बजट को सर्वहारा वर्ग के लिए यथेच्छ बताया। उन्होंने कहा कि बजट से विकास को गति मिलेगी। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा से खास बातचीत की हमारे प्रिंसिपल कॉरेस्पोंडेंट कैलाश बिष्ट ने। इस वक्त मेरे साथ कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा जी हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि इस बजट को किस तरीके से वो देख रहे हैं और कितना उम्मीद इस बजट से वो रख रहे हैं। सौरभ जी से हम बातचीत करेंगे। सर, ये जो बजट पेश किया गया है इसको किस उम्मीद से आप देख रहे हैं? देखिए, मैं बधाई देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे माननीय वित्त मंत्री जी को
कि उन्होंने बहुत ही एक अच्छा बजट उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में रखा है कल सदन के पटल पर। और 63,774 करोड़ का बजट है, जिसमें कि हमारी मातृशक्ति को सशक्त बनाने के लिए, हमारे युवाओं को बेरोजगारी दूर करने के लिए, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे किसान भाइयों के हित की बातें उसमें रखी गई हैं, हमारे उत्तराखंड में पर्यावरण की बातें उसमें रखी गई हैं, हमारे केंद्र का जो विजन उत्तराखंड को लेके है वो कहीं ना कहीं उसमें दर्शाया गया है। और सबसे बड़ी बात, जो पलायन की सबसे बड़ी समस्या है, उस पे बहुत बड़े एक हमारे बजट में उसको फोकस एरिया में दिया गया है। आपके पास कई महत्वपूर्ण विभाग हैं और आपके विभागों को लेकर मैं बात करूं तो आप कितना सेटिस्फाइड हैं इस बजट से? देखिए, मैंने पहले ही बताया कि बहुत मैं खुश हूँ, क्योंकि हमारे दुग्ध और हमारा एनिमल हस्बेंड्री, 2 ऐसे विभाग, मत्स्य पालन 3 ऐसे विभाग हैं जो उत्तराखंड के दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्रों तक रोजगार उपलब्ध कराने में सक्षम हो सकते हैं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा, वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि उस बजट में उन्होंने हमारे लिए प्रावधान रखा है और उसको एक अहम भूमिका के रूप में माना गया है कि ये 3 विभाग जो हैं, पहले क्या होता था कि इन तीनों विभागों को एक साइड ट्रैक विभाग माने जाते थे, लेकिन आज के दिन इनको अहम विभागों के मान के इनको इस बजट में इसके लिए प्रावधान भी किया गया है। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, उत्तराखंड की जनता को आश्वस्त करता हूँ कि ये तीनों विभाग के द्वारा हम उत्तराखंड की जो सबसे बड़ी समस्या पलायन है और रोजगार है, इसको एड्रेस करेंगे। रोजगार को लेकर आपने बात की सर, और रोजगार जो बेरोजगार है उनकी एक बहुत बड़ी उम्मीद है, और क्योंकि इस वक्त मुख्यमंत्री युवा हैं, आप भी युवा हैं, आप बेहतर समझते हैं, तो इसको लेकर क्या कुछ फोकस रहेगा, और कहीं अगर कमी रहती है तो आपके द्वारा कितना एफर्ट किया जाए? देखिए, पूरी सरकार का फोकस है, सिर्फ मेरा और माननीय मुख्यमंत्री जी का नहीं। जैसे कल माननीय मोदी जी ने आपने देखिए 10 लाख नौकरियों की घोषणा करी, तो हमारा केंद्र सरकार से लेके और हर उस स्टेट में जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारा फोकस युवाओं को रोजगार पर उपलब्ध कराना, और वही हमारी स्टेट की भी प्राथमिकता है। जो हमारे मंत्रीगण हैं, जो हमारे पूरे कैबिनेट है, जो हमारे पूरे मंत्रालय हैं, हर एक में हम लोग ने योजनाएं बनाई जा रही है मंत्रालय के द्वारा, जिसमें हम लोग रोजगार से लोगों को जोड़ सकें, उत्तराखंड को और सशक्त बना सकें। देखिए, कहीं ना कहीं हमको अपने आय स्रोत बढ़ाने पड़ेंगे, तभी हम, वरना आप देख रहे हैं जिस तरीके से जीएसटी में हम लोग को स्टेट को नुकसान हुआ है, कॉम्पनसेशन हमारा मई 2022 तक का है, उसके बाद वो कॉम्पनसेशन भी खत्म होगा। तो कहीं ना कहीं अपने स्रोत बढ़ाने पड़ेंगे। टूरिज्म का सेक्टर हो, चाहे वो वेलनेस का सेंटर हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, सर्विसेज सेक्टर हो, इसमें हम लोग को आय बढ़ानी पड़ेगी, और उसी पे हम लोग लगातार कार्यरत भी हैं, उसमें पॉलिसीज बन रही हैं, और मुझे उम्मीद है आने वाले 1 से 1.5 साल में आपको बहुत सारे अच्छे चेंजेस दिखेंगे। थैंक यू सर। तो ये तो हमारे साथ कैबिनेट मंत्री जिन्होंने साफ तौर पर ये कहना था कि सरकार पूरा प्रयास कर रही है और आने वाले समय में बहुत कुछ इस वक्त ऐसा होगा जो प्रदेश की जनता को देखने को मिलेगा। केदारनाथ के पैदल मार्ग पर प्लास्टिक उन्मूलन के लिए प्रशासन ने अनूठी पहल शुरू कर दी है, जिसके तहत प्रशासन ने एक सामाजिक संस्था के साथ पैदल मार्ग से धाम तक 65 दुकानों पर QR कोड वाली बोतल बंद पानी आपको बता दें कि दिया है। यात्रियों से इन बोतलों की खरीद पर 10 रुपये अतिरिक्त भी लिए जा रहे हैं। खाली बोतल वापस लाने पर यात्री को 10 रुपये लौटाए जा रहे हैं। यही नहीं, यात्री बोतल को फेंक देते हैं तो उसे एकत्रित करने वाले भी 10 रुपये इनाम में दिए जा रहे हैं। कपाट खोलने के बाद से अभी तक 3000 खाली बोतलें एकत्रित की गई हैं। इन बोतलों को जल्द रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाएगा। इसमें एक पायलट प्रोजेक्ट हमने एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ रन किया है, जिसमें यात्री को 10 रुपये देने पड़ते हैं अगर वो बॉटल पे QR कोड होता है, और बॉटल यूज़ करके वापस अगर कलेक्शन पॉइंट पर डिपॉजिट करे तो उसको वापस वो रुपये प्राप्त हो जाते हैं। इसमें कोई भी व्यक्ति अगर कोई ग्राउंड पे ऐसी पड़ी बोतल मिले तो उसको भी कलेक्ट करने के लिए भेज सकता है। इससे एक तरीके की इकोनॉमी जनरेट होती है और हमारा जो वेस्ट है वो ऑटोमेटिकली कलेक्शन पॉइंट पर पहुँच जाता है। पंचम विधानसभा के बजट सत्र के दौरान खाद्य मंत्री रेखा आर्या द्वारा चलाई जा रही अपात्र को नहा और पात्र को हाँ मुहिम के तहत आपको बता दें कि चर्चा की गई है। नियम 58 के अंतर्गत विपक्षी विधायकों द्वारा कई सवालों को विधानसभा के पटल पर उठाया गया। रेखा आर्य ने सभी के जवाब दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि जिस परिवार के सदस्यों की मासिक आय 15,000 रुपये से ज़्यादा है, जिनके पास 4 पहिया वाहन या जिन परिवारों के पास 2 हेक्टेयर सिंचित भूमि है, ऐसे परिवार नए नियमों के तहत अपात्र होंगे और इसका आर्थिक सर्वेक्षण भी कराया जाए। मंत्री आर्या ने बताया कि नए नियम के आधार पर आम जनता के बीच किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति नहीं है। अपात्र को ना, पात्र को हाँ अभियान बीते 5 महीने से आपको बता दें कि लगातार चल रहा है और इसके तहत उन्होंने जागरूकता की भी लोगों से अपील की है। मेरा कहने का मतलब ये था कि भाई यदि हमारा अभियान गलत होता तो शायद चुनाव में उसका परिणाम कुछ और होता। चुनाव का परिणाम साफ बताता है कि अभियान भी पैरेलल चल रहा था, चुनाव भी पैरेलल चल रहा था, और आखिरकार अभियान में अभियान को लेकर जो स्वीकार्यता थी
वो माननीय मुख्यमंत्री जी के जीत के साथ में सुनिश्चित होती है। जो हताशा और निराशा है वो जो है केवल और केवल कांग्रेस में थी, ये हमने बताने का काम किया। इसके अतिरिक्त जो पात्रता की थी वो क्राइटेरिया कांग्रेस गवर्नमेंट में कांग्रेस के द्वारा तय किया गया था। हमारी ओर से एसी या 4 गाड़ी का कहीं भी जीओ में जिक्र नहीं है। हमारी ओर से साफ जिक्र ये है कि 15,000 से नीचे आय वाला व्यक्ति जो है वो पात्र की श्रेणी में है, 15,000 से ऊपर वाला आय व्यक्ति वो अपात्र की श्रेणी में है। वह अपना पीला राशन कार्ड बना सकता है, लेकिन गुलाबी और सफ़ेद राशन कार्ड उन्हीं व्यक्तियों के बनेंगे जिनकी आय 15,000 रुपये से नीचे है। तो ये स्थिति स्पष्ट करी गई है और ये बताया गया है कि जनता के बीच में इस अभियान को लेकर स्वीकार्यता है। जनता आज ये कह रही है कि हम पात्र हैं, हमें इसका अधिकार दिलाने के लिए खाद्य विभाग को धन्यवाद हम लोग देते हैं। जिला चिकित्सालय गोपेश्वर में विश्व रक्तदान दिवस पर मंगलवार को जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें राजकीय नर्सिंग कॉलेज गोपेश्वर की छात्र छात्राओं ने रक्तदान कर लोगों को जागरूक किया है। उन्होंने कहा कि रक्तदान से स्वास्थ्य संबंधी कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। रक्तदान से ज़रूरतमंद मरीज को जीवन दान दिया जा सकता है। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अलावा अन्य स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने मीट की दुकानों का औचक निरीक्षण किया है। वहां पर कई कमियों को भी पाया। इस पर उन्होंने कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। काफी समय से मीट की दुकानों में अनियमितताओं को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसको लेकर उन्होंने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जनहित में मुझे लोगों से शिकायत आई थी कि इनके द्वारा जिंदा मुर्गा रखा जा रहा है और उसको काटा जा रहा है। तो मौके पर फिजिकली मैं स्वयं आया हूं और अंदर में इनके जिंदा मुर्गा पाए गए हैं जो कि नियम के विरुद्ध है। तो नियमतः जो भी कार्रवाई होगी वो इनके खिलाफ की जाएगी। रुड़की में मेयर गौरव गोयल ने अपनी वायरल फर्जी ऑडियो की जांच रिपोर्ट आने के बाद मामले का खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि जो भी आरोप मुझ पर लगाए गए वो फर्जी निकले हैं। मैंने अपना ऑडियो चेक कराया तो पता चला कि जो ऑडियो वायरल किया गया वो गलत तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल किया है। विरोधियों ने मुझे बदनाम करने की साजिश रची है। पहले एक ऑडियो जिसके अंदर अनेकों कटिंग्स की गई, किसी के द्वारा मिमिक्री करके एक ऑडियो तैयार की गई, मेरे खिलाफ मुकदमा लिखवाया गया। वो ऑडियो कहाँ से आई किसी को नहीं पता, उसका सोर्स क्या था, उसमें दूसरी पक्ष की तरफ से कौन बोल रहा है किसी को कोई जानकारी नहीं है। मैंने स्वेच्छा से पुलिस के सामने इच्छा रखी कि इस फर्जी जो ऑडियो बनाई गई है जिसको मेरा नाम दिया जा रहा है, इस ऑडियो के बारे में आप फॉरेंसिक जांच कराएं, मेरा वॉइस सैंपल लें। मैंने स्वेच्छा से अपनी इच्छा से उसमें वॉइस सैंपल दिया। वॉइस सैंपल देने के बाद में उसकी जो रिपोर्ट आई वो गलत तरीके से प्रचार और प्रसार उसका किया जा रहा है। उसकी रिपोर्ट में साफ लिखा है संभावित समानता, यानी कि मिली जुली आवाज़। उसमें कहीं स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया है कि आवाज़ गौरव गोयल की है, मेरी है। निश्चित रूप से जिसने मिमिक्री करी है उसकी आवाज़ को समान संभावित आवाज़ बताया है फॉरेंसिक रिपोर्ट ने, यानी कि मिली जुली आवाज़ बताया है, जिसके अंदर अनेकों 15 से 20 क्लिपिंग ऐसी हैं जो बना करके उसके अंदर जोड़ी गई हैं, मिमिक्री करके आवाज़ बना करके उसके अंदर जोड़ी गई हैं। मैंने स्वेच्छा से वॉइस सैंपल दिया है और मुझे कानून पर पूर्ण विश्वास है कि इसमें निष्पक्ष जांच होगी और कानून इसमें अपना काम करेगा। लोहाघाट में नेपाल सीमा से लगे चोडला गांव के रहने वाले एक व्यक्ति की जहरीला पदार्थ खाने से मौत हो गई। 36 साल के हयात राम की इलाज के दौरान मौत हुई है। फिलहाल जहरीला पदार्थ खाने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। 'पॉइजनिंग का केस आया, ब्लड डेथ था। वो डॉक्टर कीर्तिका सती द्वारा देखा गया है। पंचेश्वर में इनका गाँव चौटला पड़ता है, नाम हयात सिंह है, 36 है। पीएम की कार्रवाई के लिए पंचनामा नहीं आया है। जैसे पंचनामा आ जाएगा, डॉक्टर बोला हमारे बहुत देर से वेट कर रहे हैं, पीएम कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष को दिल्ली में राष्ट्रीय नेतृत्व ने युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव बनाया था, जिससे पिथौरागढ़ कांग्रेस में काफी उत्साह था। पार्टी कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े, मिठाइयां वितरित की, खुशी भी मनाई। राष्ट्रीय सचिव बनने के बाद जब पहली बार
ऋषेंद्र मेहर का पिथौरागढ़ आगमन हुआ, तब विशाल गाड़ियों की रैली निकालकर खुशी जताई है। पिथौरागढ़ विधायक मयूख मेहर ने भी उन्हें बधाई दी है। कांग्रेस पार्टी का सही निर्णय इसे बताया है। रुड़की के ढिल मचरा गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला की मौत हो गई। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि महिला के पति के एक युवती से अवैध संबंध थे, जिसके चलते इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। 4 साल पहले लड़की की शादी करी थी जी, कल उसकी मौत मारी गई जी। वहाँ एक वो लड़की के चक्कर में लगा हुआ जी, वो लड़का उस लड़की के चक्कर में आने के उसने हमारी लड़की मार दी जी। 3 बजे उसने अपनी मम्मी से बात करी, 3:30 बजे हमारे पास उसके मरने की खबर डाली जी। सूचना उसके चाचा ने दी जी, हमें लड़के के चाचा ने। हम तो इंसाफ चाहते हैं सर। लोहा घाट के विकासखंड बाराकूट में आया अखंड अंदड़ से राजकीय प्राथमिक विद्यालय देवराड़ी के भवन पर विशाल पेड़ गिर गया, जिससे विद्यालय भवन और चार दीवारी क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि कोई हादसा यहां पर बड़ा नहीं हुआ है। ऋषिकेश की श्यामपुर न्याय पंचायत के ग्रामीणों को बड़ी समस्या से निजात मिल गई है। खीरी खुर्द पंचायत में अब स्थायी तौर पर आधार कार्ड केंद्र खोला गया है, जिसमें 17 ग्राम सभाओं के ग्रामीणों को आधार कार्ड बनाने और सुधार के लिए कई किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ेगा। वर्किंग डे में आधार कार्ड केंद्र सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक खुला रहेगा। व्यवस्था पहले भी थी, लेकिन कोरोना के चलते 2 साल तक केंद्र बंद पड़ा था। अब ये फिर शुरू हो गया तो लोगों को सुविधा मिलेगी। कार्ड की शुरुआत करीबन 2 साल पहले हमने यहाँ पर करी थी, लेकिन कुछ दिक्कतों की वजह से ये आधार केंद्र कोरोना की वजह से यहाँ पर चल नहीं पाया। हमारी काफ़ी कोशिशों की वजह से इस आधार केंद्र को यहाँ पर लाने में हमें बहुत दिक्कत हुई है और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी एसडीएम, डीएम, हमारी माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी का, जिन्होंने हमें पूरा सपोर्ट किया है और लोगों की परेशानियों को देखते हुए तुरंत यहाँ पर आधार कार्ड केंद्र का निर्माण करवाया है। श्यामपुर न्याय पंचायत की बात करें, यहाँ पर 17 ग्राम सभा इसके अंतर्गत आती है। लगभग 75,000 से ऊपर की वोटर संख्या है और उससे मतलब जनसंख्या अगर बात करें तो कम से कम 1 लाख से ऊपर की जनसंख्या हमारे श्यामपुर न्याय पंचायत के अंदर आती है। तो यह जो आज आधार केंद्र खुलने जा रहा है, या पूरे न्याय पंचायत क्षेत्र में जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग थे, पहले कहीं नगर निगम में, कहीं तहसील में, कहीं बैंकों के चक्कर काटते थे, आज मुझे निश्चित ही इस आधार केंद्र से जो स्थायी समाधान जो हमारे क्षेत्र की जनता को मिलने जा रहा है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी अमित जुड़ चुके हैं। अमित, आधार केंद्र फिर से शुरू किया जा रहा है, बड़ी राहत मिलेगी लोगों को? जैसा कि देखा जा रहा है कि जो आधार कार्ड है लोगों की आवश्यकता बन गई है और इस कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में कोई केंद्र नहीं था, स्थायी केंद्र नहीं था। हालांकि इसमें लगातार 15 दिन 10 दिन के शिविर लगाए जाते थे आधार कार्ड जो बनवाने के लिए या करेक्शन के लिए, लेकिन लोगों के नंबर नहीं आ पाते थे और लोगों को आधार कार्ड बनाने में काफी असुविधा का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब जो ये स्थायी तौर पर यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में जो 17 ग्राम सभाओं को कवर करेगा, ऐसा स्थायी केंद्र खुल चुका है, जिससे कि लोगों को काफी राहत मिलेगी और लोगों को आसानी से जो आधार कार्ड बनवाने और आधार कार्ड में करेक्शन करवाने के लिए अब कई किलोमीटर की दूरी नहीं तय करनी पड़ेगी और जो ग्रामीण क्षेत्र में जो पंचायत घर में यहाँ पर आधार कार्ड केंद्र खुला है, लोगों को इसका बेहतर लाभ मिल सकेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।